राज वाला को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको ऐसी क्रीपी कहानियाँ मिलती है जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन सालों पहले शायद 1990 के दशक के बीच मैं वुडलैंड फायर फाइटर का काम करता था। मेरा काम स्पॉटर का था। मुझे जंगलों के बीचों बीच बने टावर में रहकर दूरबीन से नेशनल पार्क में देखना होता था कि कहीं आग तो नहीं लगी। इस टावर से सबसे नज़दीक का बेस 5 मील दूर था। मेरा काम ये था कि मैं अपने टावर पर चढ़कर जाऊं और आसपास के इलाके में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों और जंगली जानवरों पर नज़र रखूं। साथ ही मुझे खुद को भालुओं और लकड़बग्घों से भी बचाना होता था। उस ज़माने में हमारी शिफ्ट्स ऐसे काम करती थी कि हमें एक हफ्ते काम करना होता था और दूसरे हफ्ते हमें छुट्टी मिलती थी, जिसकी वजह से हमें टावर में ही खाना और सोना होता था। नज़दीक ही हमारे लिए टॉयलेट्स और शावर भी बने हुए थे। एक दिन मुझे एक इल्लीगल भालू का ट्रैप मिला। उस वक्त मेरे कई सारे रेंजर दोस्त भी मेरे साथ थे और हमने ध्यान से उस ट्रैप को खोला और उसे निकालकर रेंजर स्टेशन की जीप में डाल दिया। उस ज़माने में भी भालू का शिकार अवैध था और इस पे अच्छा खासा फाइन भी लगता था, बल्कि कई बार इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी शिकारी यहाँ आए दिन शिकार किया करते थे। मुझे ऐसे लगा कि मैंने राइफल की आवाज़ सुनी थी, तो मैं वापस अपने फायर टावर पर आ गया। हमारे टावर में राइफल भी थी ताकि हम इससे अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि पिछले दिनों ही एक रेंजर को एक बड़े से ग्रिजली भालू ने जान से मार दिया था, जिसके बाद हम सबके टावर्स में राइफल दी गई थी। मैंने पास के टावर वाले बंदे बेन को रेडियो पे कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि क्या उसने कोई आवाज़ सुनी है। उसने मुझे बताया कि उसने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी, लेकिन उसे कई सारे ट्रैप्स ज़रूर मिले हैं। उस रात डिनर के बाद मैं अपनी होने वाली वाइफ के लिए एक ख़त लिख रहा था कि तभी मैंने ट्रक की आवाज़ सुनी। मुझे लगा ये बेन होगा, क्योंकि वो अक्सर अपने टावर से यहाँ तक आ जाया करता था और हम मिलकर सोडा पीते थे। लेकिन मैंने देखा कि उस ट्रक से 4 आदमी निकले और उनके पास राइफल्स भी थी। उनमें से एक आदमी ट्रक को सटकर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा, जबकि दूसरे 3 आदमी ट्रैप्स बिछाने लगे। मैंने अपनी राइफल उठाई और लैंटर्न लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैं तब केवल 21 साल का था। तब मुझे दूसरे रेंजर्स को कांटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अकेला ही इन 4 बंदूकधारी शिकारियों से बात कर सकता हूँ। हे, तुम क्या कर रहे? इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, किसी ने ज़ोर से मेरा मुंह बंद कर दिया। मुझे अपनी सांसें घुटती हुई सी महसूस होने लगी। फिर उन्होंने मेरे पेट में लातें मारनी शुरू की। उसके बाद वो मुझे घसीट कर ले जाने लगे। ये पूरा रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे मीलों का हो, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ 1 मील दूर तक ही गए थे। अब जंगल भी बिल्कुल खामोश हो चुका था और ना ही शाख पर उल्लू की हुदहुद थी और ना ही भेड़ियों की आवाज़। यहाँ तक कि कीड़ों की भी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया था। आगे जाकर उन्होंने मुझे अपने घुटनों पर गिरा दिया। अब मेरी मौत मेरे सामने थी। मुझे अपना परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन और मेरी मंगेतर सब याद आने लगे। उन्हें याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने राइफल के रिलोड करने की आवाज़ सुनी और राइफल का ठंडी मेटल का मुंह मेरी गर्दन पर था। अचानक ही मुझे तेज सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। ये मेरे साथी फॉरेस्ट रेंजर्स थे। वो बिल्कुल आखिरी मिनट पर आए थे। उन्होंने इन सबको घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद बेन मेरे पास आया और बोला, ये काफ़ी करीब का मामला था लौंडे। उसके कुछ महीनों बाद मैंने ये नौकरी छोड़ दी और अपने घर से करीब ही एक दूसरी जॉब करने लगा। और उसके बाद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी शिकारियों से दूरी ही बनाई रखी। लेकिन मैं बेन से बराबर कांटेक्ट करता रहा। मैंने उसे अपनी शादी का इनविटेशन भी भेजा था और 1997 में मेरे लड़के का फ़ोटो भी उसे भेजा था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी दूरियां भी बढ़ती गई। अभी कुछ टाइम पहले मैंने उससे कांटेक्ट करने की सोची
तो मुझे मालूम हुआ बेन 75 साल की उम्र में मर गया था। उन शिकारियों को क्या सज़ा हुई इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिला और मैं उनसे दोबारा कभी मिलना भी नहीं चाहूँगा। मैं लोगों की गैर मौजूदगी में उनके घरों में हाउस सिटिंग का काम करती हूँ। इस काम में लोगों की पर्सनल डायरीज को पढ़ना मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे राइट दंपति ने हायर किया। वो लोग वीकेंड मनाने मालीवू जा रहे थे, तो इस घर में ताक झांक करने के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम था। इस बार मेरे हाथ जैकपॉट लगा था। महज 5 पन्ने मिसेस राइट के डायरी से पढ़ने के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसने अपने पति से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यह घर आलीशान था और मिस्टर राइट के पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन उनके रिश्ते में खटास आते देर भी नहीं लगी थी। बदकिस्मती से मिस्टर राइट का वकील बहुत पहुंचा हुआ था और जिससे मिसेस राइट अगर डिवोर्स देती तो उसमें उनका ही नुकसान होता। अगले कुछ महीनों तक उन्होंने उनकी टूटती हुई शादी के बारे में लिखा। जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मैं समझ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मिसेस राइट मुझे और ज़्यादा एग्रेसिव लगने लगी। आखिरकार उन्होंने ये लिखा था, कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि मैं अपने हस्बैंड को मार ही दूं। मसालेदार, मैंने उनके किंग साइज बेड पर पॉपकॉर्न खाते हुए कहा। अगले कुछ हफ्तों बाद मिस्टर राइट का एक्सीडेंट हो गया था। पता चला कि उनके फरारी के ब्रेक्स फेल हो गए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे क्यों हुआ होगा। मुझे पूरा यकीन था कि इसके पीछे मिसेस राइट का हाथ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और अगर मैं इस बात को लोगों को बताती तो पूरे शहर को मालूम पड़ जाता कि मैं उनके पीछे उनकी डायरीज पढ़ती हूँ। मुझे मिसेस राइट पर शक तो था, लेकिन मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती थी कि वो अपने हस्बैंड को मारना चाहती है। लेकिन मैंने सोचा कि अगली बार जब उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं और भी दूसरे सबूत तलाश करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मर्डर का कन्फेशन तो शायद वो अपनी डायरी में नहीं लिखने वाली। 6 हफ्तों बाद मुझे मिसेस राइट का कॉल आया। उन्होंने मुझे हाउस सिटिंग के लिए बुलाया था। उनके जाने के बाद मैं सीधे उनके बेडरूम में गई और डायरी खोजने लगी। इस बार उन्होंने डायरी को दूसरी जगह रखा था, लेकिन आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पिछली बार मैंने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद सिर्फ एक पन्ना ही लिखा गया था, जिस पे लिखा था, मैंने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया है। अचानक मुझे बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैंने कहा, हेलो, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं आगे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं इससे साफ बच निकली हूँ। पुलिस मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ एक कच्चा धागा बचा है, वो है वो हाउस सिटर। इस घटना के 2 हफ्तों बाद जब मैंने अपनी डायरी को देखा तो वो उल्टी रखी हुई थी, जबकि मैं अपनी डायरी को हमेशा सीधे रखती हूँ। अगर वो लड़की पुलिस के पास चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये पढ़कर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आगे और भी लिखा था, मेरे पास एक प्लान है। मैं अपनी डायरी को दूसरी जगह छुपा दूंगी। जब वो उसे ढूंढने कमरे में आएंगी तब मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर दूंगी और इस कमरे को फिर अंदर से नहीं खोला जा सकता। मैंने पूल क्लीनर को भी छुट्टी दे दी है। मैं यहाँ से सीधे मालिबू चली जाऊंगी और वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगी। मैं वापस आकर पहले डायरी को ठिकाने लगाऊंगी और फिर मैं पुलिस को फोन लगाकर इस पे घुसपैठ का इल्ज़ाम लगा दूंगी। ईजी पीजी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, मैंने दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोस्तों, ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं बहुत छोटा था। उस टाइम मैं ईरान में रहा करता था। हम उस समय काफ़ी गरीब थे और हमारे यहाँ बाथरूम भी नहीं था। उस टाइम पर ईरान में सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ ही बाथरूम हुआ करता था। बाकी ज़्यादातर लोग नहाने के लिए पब्लिक बाथरूम में जाया करते थे।
और बाथरूम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें हुआ करती थी। ये बाथरूम सुबह 4:30 बजे से खुलते थे और 6 बजे तक खुले रहते थे। उस दिन मेरे पिताजी को दूसरे शहर जाना था और वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और हम दोनों करीब 4 बजे उस बाथरूम के पास आ गए। वहाँ एक बुज़ुर्ग गेटकीपर बैठे हुए थे जिनका नाम अहमद था और जो करीब 70 से 75 साल के थे। मेरे पिताजी ने उन्हें सलाम किया और हम अंदर चले गए। हम 15 मिनट बाद जब बाहर आए तो अहमद हमें वहाँ नहीं दिखाई दिए। हम कुछ दूर चले ही थे कि हमें उधर से अहमद आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि उन्हें दूसरे शहर जाना है, इसलिए वो जल्दी नहा के निकलने वाले हैं। अहमद ये सुन के परेशान हो गए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि क्या वो दीवार कूदकर अंदर गए थे। इस बात को सुनकर मेरे पिताजी हैरत में पड़ गए, क्योंकि हम तो उनके सामने ही अंदर गए थे। लेकिन अहमद ने कहा कि वो तो अभी आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने गेट खोला ही नहीं है। उसके बाद अहमद ने मेरे पिताजी को कहा कि उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। उन्हें लग रहा था कि मेरे पिताजी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी तो खुद हैरान थे कि आखिर ये हुआ क्या था। इसके बाद पिताजी कई हफ्तों तक बीमार रहे, लेकिन वो ठीक हो गए। मेरे देश में लोग ऐसे हादसों को जिन से जोड़कर देखते हैं, तो उस रोज़ जो हमने अहमद को देखा था, असल में वो एक जिन था। लोगों का ये भी मानना है कि जिनों को बाथरूम जैसी जगह बहुत पसंद आती है, लेकिन जो भी हो, मेरे बचपन का वो अनुभव काफ़ी डराने वाला था। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास ही मर्सी हॉस्पिटल हुआ करता था। इस हॉस्पिटल में गरीब बेसहारा लोगों की देखभाल की जाती थी जिनका कोई नहीं होता था। एक दिन ज़मीन ने इस पूरे अस्पताल को 1 मिनट के अंदर ही निगल लिया, क्योंकि इस इलाके के नीचे सिंक होल था। जिसे नहीं पता आपको बता दूं कि सिंक होल एक नेचुरल घटना होती है जहां ज़मीन के नीचे बनी खाली जगह ऊपर के बोझ को संभाल नहीं पाती और ऊपर की ज़मीन ढह जाती है। इस घटना के फोटोज पूरे देश की मीडिया में चले थे, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ था, इसकी जांच करने के लिए कमेटी बैठाई गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस जगह पर यह बिल्डिंग बनी हुई थी उसे अच्छे से जांचा नहीं गया था। पता चला कि यह अस्पताल एक बंद पड़ी माइन शाफ्ट के ऊपर बना था। हाल में हुई भारी बारिश की वजह से ऊपरी सतह ढीली हो गई थी और जिससे मिट्टी नीचे गिर गई थी। साथ ही पूरी की पूरी बिल्डिंग भी नीचे समा गई थी। इस कहानी को कुछ वक्त बाद सब भूल गए। जो लोग उस दिन मारे गए थे उनके लिए कोई रोने वाला भी नहीं था, ना ही उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन मैं अब भी उन लोगों के बारे में सोचता हूँ। ज़्यादातर लोग इस इलाके को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मैं दूसरी जगह जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। रात में यहाँ की सड़कें बिल्कुल सुनसान रहती है। जब भी मैं अंधेरे में सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे ज़मीन के चरमराने की आवाज़ें आने लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़मीन के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर आ रहे हो। हर रात ये आवाज़ें बढ़ती जा रही है, मानो वो लोग बाहर आ रहे हों। लोग उन्हें भूल गए हैं जो इस अस्पताल में थे, लेकिन मुझे लगता है वो लोग हमें नहीं भूल पाए हैं। वो लोग आ रहे हैं। ये घटना तब की है जब मैं एक वेयरहाउस में काम किया करता था। मैंने इस घटना के बारे में जिसे भी बताया, किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा विश्वास करोगे। जिस वेयरहाउस में मैं काम किया करता था, एक्चुअली में वो मेरे पिताजी का था। उन्होंने ये वेयरहाउस एक किसान से इसकी महज 1/4 कीमत पर ख़रीदा था। और हैरत की बात ये थी कि वो किसान इसे इतनी कम कीमत पर बेचकर भी बहुत खुश था। ये वेयरहाउस काफ़ी अलग थलग जगह पर था, जहाँ मीलों दूर तक कोई भी नहीं रहता था। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ मकई के खेत ही देखने को मिलेंगे, और मोबाइल नेटवर्क के बारे में तो आप यहाँ पर भूल ही जाओ। मैं यहाँ इस वेयरहाउस की मरम्मत करके और इसे पेंट करके तैयार कर रहा था ताकि इसका कोई इस्तेमाल किया जा सके।
फ्रंट ऑफिस में जाने के लिए आपको मेन वेयरहाउस के हॉलवे से होते हुए सेकेंडरी ऑफिस से गुजरकर एक दरवाजे से जाना होता था। मुझे यहाँ अक्सर खड़कने की और चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आया करती थी, लेकिन मैं ये समझता था कि शायद इसकी छत पर बैठे कबूतरों की और यहाँ घूम रहे चूहों की आवाज़ें हैं। इस वेयरहाउस की सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ के हर दरवाजे का लॉक उल्टी तरफ खुलता था। जिसने भी ये लॉक्स लगाए थे शायद उसका मकसद ये था कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा सके, लेकिन ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा डर की बात नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं फ्रंट ऑफिस में था कि तभी मुझे गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। फिर भी मैंने इसे इग्नोर किया और दरवाजे पर टेप लगाने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे खुरचने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ काफ़ी तेज़ तो नहीं थी, लेकिन उसे साफ तौर पर सुना जा सकता था। मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मैंने खुद को दिलासा दिया कि हो सकता है ये कोई कमबख्त रकून या गिलहरी हो जो किसी तरह से अंदर घुस आया हो। ये सोचकर मैं काम करता रहा, लेकिन फिर मुझे दरवाजे की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि सेकेंडरी ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो गया था। मैंने सोचा हो सकता है ये हवा से बंद हो गया हो, हालांकि तब हवा नहीं चल रही थी। फिर दोबारा से गड़गड़ाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा था जैसे वो काफ़ी नज़दीक हो। ऐसे लग रहा था जैसे वो दरवाजे की राइट साइड से आ रही हो। इसे सुनकर मैं वहीं जम गया और मेरी आंखें दरवाजे के हैंडल पर जम गई जो घूमने लगा था। दरवाजे का लॉक खुल गया और वो धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ हवा भी नहीं थी। चारों ओर एक खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी इतनी ज़्यादा थी जैसे मानो वक्त रुक सा गया हो, पूरी दुनिया थम सी गई हो। लेकिन ये सन्नाटा ज़्यादा देर कायम नहीं रहा। इस सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। इस बार इसमें कोई शक नहीं था कि वो किसी इंसान की चीख थी। इस आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था और ये मेन वेयरहाउस से आ रही थी। अचानक दरवाज़ा धप से बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से डर गया। मैं तुरंत ही दौड़ने लगा और मैं भागता हुआ अपनी कार में आ गया और ड्राइव करता रहा जब तक कि मैं सेलफोन नेटवर्क की रेंज में नहीं आ गया। फिर मैंने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। उन्हें दरवाजे के अपने आप बंद होने पर यकीन नहीं था, लेकिन वो इस बात को मानते थे कि इस बिल्डिंग में कुछ अजीब तो ज़रूर है, और उन्होंने कहा कि वो वहाँ आ रहे हैं। आधे घंटे के बाद मेरे पिताजी वहाँ आ गए और हम दोनों मिलकर वेयरहाउस पर पहुँचे। मैंने उन्हें वो दरवाज़ा दिखाया जो खुद ब खुद खुल रहा था और बंद हो रहा था। मैंने उन्हें उन खुरचने की आवाज़ और गिरने की आवाज़ों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमें मेन वेयरहाउस में जाकर देखना चाहिए। उनके वहाँ होने की वजह से मुझ में साहस आ गया था कि मैं उस मेन वेयरहाउस में जाऊं। मैं आपको बता दूं कि इस वेयरहाउस में पहले फर्नीचर बनाया जाता था। वो लोग इसमें हाथों से कुर्सियां और टेबल बनाया करते थे। लकड़ियों को काटने की वजह से इस वेयरहाउस के फ्लोर पर लकड़ी का बुरादा जम गया था। हम वेयरहाउस में आए और पहली नज़र में हमें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। ज़मीन पर पड़े बुरादे पर कोई निशान नहीं थे। दरवाजे भी बंद थे और खिड़कियां भी बंद थी। सिर्फ एक चीज़ थी जो थोड़ी अजीब थी, वो थी छत से लटक रही लाइट। वो लाइट हल्के हल्के हिल रही थी। वो कहीं नीचे ना गिर पड़े, इसलिए उसे फिक्स करने के लिए मेरे पिताजी ने एक सीढ़ी ली और उसे थाम कर खड़े हो गए और मैं उस सीढ़ी पर चढ़ गया। मैंने उस हिलते हुए लाइट को पकड़ा और मैंने उसके ऊपर देखा तो वहाँ मुझे हाथों के निशान दिखाई दिए। ये निशान बिल्कुल नए लग रहे थे और ये इतने बड़े थे कि किसी भी इंसान के इतने बड़े हाथ तो नहीं हो सकते। लेकिन इस लाइट के नीचे फ्लोर पर कोई भी पैरों के निशान नहीं थे। मैं इसे देखकर बहुत हैरान था। मैं नीचे आ गया और मैंने अपने पिताजी को वो निशान दिखाए। उन्होंने भी यही कहा कि ये कैसे हो सकता था, यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। उनको शक हुआ कि कहीं कोई चोर उचक्का वेयरहाउस में घुस के लाइट को चोरी करने की कोशिश कर रहा होगा। उन्हें अब भी इसमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं लग रहा था। आखिरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये थी कि यहाँ कुछ भी नहीं है और मैं इसके बारे में ज़्यादा ना सोचा करूँ। लेकिन तभी अपने होने का एहसास कराने के लिए वो गड़गड़ाहट की आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार वो हल्की नहीं थी।
इस बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ऐसे लग रहा था मानो पूरी बिल्डिंग हिलने लगी हो। उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख मानो दीवारों से आ रही थी। हम दौड़ने लगे और मैं फिर कभी दोबारा वापस नहीं आया। जो काम मैं कर रहा था उसे पूरा करने के लिए मेरे पिताजी ने किसी और को काम पर रख लिया। उस दिन आखिर क्या हुआ था ये मुझे अब भी मालूम नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो वेयर हाउस में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल जरूर है। जिस आदमी ने उसे बेचा था वो इसके बारे में जानता था। वो लॉक का अपने आप घूमना, वो आवाजें, वो सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वो खामोशी जो आपको मौत की याद दिलाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ यूनिक हॉरर स्टोरीज जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।